हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी की सीरीज़ आपकी चल रही है, आप सभी जानते होंगे। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक पूरा कंप्लीट आपको एनसीईआरटी कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसको बिना पढ़े आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक बेस मजबूत होता है यहाँ से। आप क्लास 6 हमने पूरा कवर कर लिया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों। अब हम क्लास 7 में देख रहे हैं। क्लास 7 का चैप्टर 6 है आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप उसको कंप्लीट कीजिए, और जितनी चीज़ें बोल रही हूँ ना, उसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे इससे पहले भी लोगों ने लिया है। हाँ, ईमानदारी आपको अपनी मेहनत की करनी ही पड़ेगी। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, सो दैट कि आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना सकें। आपको समय नहीं लगेगा ज़्यादा। तो देखिए, जो चीज़ें बता रही हूँ प्लीज़ उसको कंप्लीट कीजिए। अदरवाइज़ ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं, आपका समय वेस्ट होगा। अब देखिए, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसके नीचे आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया और कितना नहीं। अपना खुद का एनालिसिस आप खुद कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उसको अचीव कीजिए। बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रखना है। आज का काम आज ही ख़त्म होना चाहिए, और रात तक आप ये पूरा पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड करके इसके नोट्स बना लेंगे। अगर आप रोज़ छोटा छोटा काम करते जाएंगे ना, तो बहुत ही आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन इतनी आसानी से हो जाएगा। लेकिन अपनी मेहनत की, अपने हिस्से की ईमानदारी और मेहनत आपको रखनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। इस चैनल पे जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैंने उसको देखा है कि लगातार उन्होंने मेहनत की है, एक भी क्लासेस वो मिस नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से भी सिलेक्शन प्राप्त किया है, और बहुत ही आसानी से जो है उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। उनका संघर्ष मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ डे 1 से जुड़ के और एक एक वीडियो को उन्होंने कंप्लीट देखा है, प्रैक्टिस की है, जितनी चीज़ें कराई हूँ। बस फिर से मैंने शुरू किया है इसलिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी पिछली बार नहीं कराया था, नोट्स करवाए थे, बहुत सारे प्रैक्टिस थ्योरीज आपको आगे भी कराए जाएंगे। बिल्कुल किसी तरह की कोई कसर इस बार नहीं रखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन का लेवल हाई होते जा रहा है। आपको बिल्कुल 90 प्लस तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। और इसी बार आपका 90 आ गया तो समझ के चलिए आप 95 इस बार आपको अपना टारगेट रखना है। 95 आप लाएंगे तभी आप चैन की सांस ले सकते हैं, इसीलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। तो हर एक चैप्टर में एक किरदार दिया होता है एनसीईआरटी के माध्यम से, ताकि आप और बेहतर तरीके से उसको समझ सकें। पूरा कहानी के माध्यम से बताया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा किरदार है? तो सलीमा है, जो कि अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित है। ठीक है, तो कैंप लगा हुआ है, अभी गर्मी छुट्टी में सभी बच्चे जा रहे हैं। चलिए, अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने के लिए गई हुई है। तो सलीमा कहाँ गई है? मनाली देखने के लिए गई हुई है। तो उसे यह सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई जा रही थी, वह स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर इतनी हैरान हो गई। मतलब यहाँ पे ये बातें बताई जा रही है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति, कैसे ऊंचे पौधे हैं, कुछ उससे ऊंचे पौधे हैं, कुछ छोटे पौधे हैं, इस प्रकार से वहाँ पे बदलते रूपों को देख करके वो बहुत हैरान हो रही थी। गिरिपाद से स्थित शाल और सागवान के हरे वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। मतलब जैसे जैसे वो जा रही थी, जैसे उतने साल और सागवान के जो घने वृक्ष हैं वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, और पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकवा कार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। मतलब यहाँ पे ये आपको देख के समझ में आएगा, ये पढ़ के समझ में आएगा। अब आप बोलेंगे मैम इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन आपको एक बेस, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? आपको एक समझ विकसित करनी होगी। जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जा रही है ना, अब ऊंचाई पे जा रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पत्तियां आपको खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे नुकीली चीज़ें आ रही हैं। मतलब यहाँ पे टुंड्रा घाटी की तरफ बढ़ती जा रही है वो। तो कैसे आपको ये समझ में आएगा? जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे पत्तियां कम आपको दिखती जाएंगी और पहाड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझ में आएंगी, ताकि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकें। एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका यही होता है, आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे कही गई हैं, क्या कही गई हैं, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं।
एक एक लाइन तसल्ली से समझाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कहा जा रहा है, उसे पता चला कि ये शंकुधारी वृक्ष है। ये किस प्रकार के वृक्ष हैं? शंकुधारी हैं, जो आपकी नुकीली पत्तियां होती हैं। आपको पता है जो कांटेदार पौधे होते हैं, जो कैक्टस वगैरह होता है, वो आपका क्या होता है, पत्ती ही जो है आगे चल के वो क्या हो जाती है, कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रेडोड्रैगन और के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के आसपास जो रास्ता उसने देखा, वहाँ पे छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार से एक घने जंगल से होते हुए इसने किस प्रकार के सफ़र को चेंज होते देखा, किस प्रकार जो है प्राकृतिक स्थलाकृति को चेंज होते हुए देखा, वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए सलीमा ने जो अवलोकन किया, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। अब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि आपका जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कथन में, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे होती है। और बीपीएससी तो कन्फ्यूज़ करने में माहिर है, 5 ऑप्शन देता है और जिसमें आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर आप एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहले तो ये यहाँ पे बोला गया है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता अलग होती जाती है। जैसे कि स्थल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वनस्पति में चेंजेस आते जाते हैं, उसकी विशेषताएं बदलती जाती हैं। तो ये क्या है, स्थल की का ऊंचा होना और वनस्पति की जो विशेषता है, दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। यही बात यहाँ पे कहा गया है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ये सेम पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कैसे, किस प्रकार से कारक किसको प्रभावित करती है, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन था आपका, और वहाँ पे आपको सेम इसी प्रकार से जो है ऑप्शन दिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे जो है ठंडा आपको महसूस होने लगेगा। आप ये कॉमन सेंस से आप जानते होंगे। अब इस देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होंगे। अब जैसे जैसे ये वाजिब बात है ना कि जलवायु में परिवर्तन होगा, तो वहाँ की वनस्पति भी तो बदलेगी ना। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटा छोटा डॉट दे करके आप इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है, कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, कि वनस्पति की में कितनी वृद्धि होगी, यह उसके तापमान और उसकी नमी दोनों पर ही निर्भर करती है। अब क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तापमान, एक जगह तापमान दे दिया जाएगा, एक जगह ऊंचाई दे दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर होती है, कि वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, क्या कैसा उसका परत है, मोटाई कैसी है, उस पर भी ये प्रभावित करता है। अब इन घटकों के अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन आता है। देखिए आमतौर पर 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को 3 प्रकार से बांटा गया है। ये तीनों आपको ध्यान से समझना है अभी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वन, ये वन आपका किसके अंदर आ गया, तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, घास स्थल। घास स्थल में क्या होता है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ होती है, जहाँ पे कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। अब सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां और आर्द्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में उसे जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। आगे देखते हैं।
प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण और प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब यहाँ से आपका जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कौन कौन से जो वृक्ष हैं, कहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में है, पर्णपाती वन में है या शंकुधारी है, ये आपको पढ़ना होगा। तभी किस किस प्रकार के वन आपके होते हैं, घास स्थल, ये सब कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है और बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी नोट करना है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे ये भी सदाबहार वन जो है आपका क्या है, हृदय का फेफड़ा इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में क्या बातें कही गई हैं। तो ये सदाबहार वन को ही वर्षा वन भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा कि इस वन को हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। क्लियर है। ये वन की जो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं इसको आप डॉट दे करके बिल्कुल नोट करेंगे, एक एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा आपको क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको आज जानने को मिलेंगे। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, ये क्षेत्र गर्म होते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है, जो आपका ये पृथ्वी है ये आपका विषुवत वृत्त है और इधर आपका जो है कर्क रेखा और मकर रेखा है, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, क्योंकि यहीं पे आपका जो है सूर्य सबसे सामने में होता है, फिर इधर तिरछा होते जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। एनसीईआरटी आप पूरा फॉलो करेंगे मेरा तो बहुत आसानी से आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आगे देखते हैं। तो ये क्षेत्र कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है। शुष्क मतलब गर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधे जो होती हैं वो पूरी तरह से झड़ती नहीं है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन दोनों एक ही है। ठीक है, काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय यहाँ पे सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। मतलब ये इतना घना है, आप इसको देखेंगे ये कितना घना है, इसके वजह से क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। आमतौर पर यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये आपके तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तीनों आप नोट करेंगे, रोजवुड, आबनूस और महोगनी। ये तीनों किसके अंदर हो जाएंगे, सदाबहार वन के अंदर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमारा हो गया। अब आ गया पर्णपाती वन। तो दोनों में ही कन्फ्यूज़न ज़्यादातर होता है, तो याद रखिएगा पर्णपाती वन जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है, ये आपको जो है ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। यहीं जो है वृक्ष जो है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी काम आता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में यहाँ के नाम आप जान सकते हैं, क्योंकि ये आपके आसपास भी आपको इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। पर्णपाती वन ज़्यादातर पाया जाता है। अब इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। तो ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पर्णपाती वन के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है कि शुष्क मौसम में यानी गर्मियों के समय में यहाँ के जो वृक्ष हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जो काष्ठ वृक्ष हैं उसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, साल, सागवान, नीम और शीशम, ये सब आपके आसपास आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस प्रकार की वन यहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं। और दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो है यहाँ पे फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा पर्णपाती वन से, तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट नोट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो देखिए बाघ हो गए, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। क्लियर है। चलिए ये है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो आपने यहाँ पे देखा। शीतोष्ण सदाबहार वन,
देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मैं मानती हूँ, इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा। एक था आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अब ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसके अंदर क्या-क्या होता है? शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाया जाता है, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे पौधे आपको पाए जाते हैं और दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुलायम अगर पूछा जाए किसके अंदर पाया जाएगा तो शीतोष्ण सदाबहार वन के अंदर पाया जाता है। और चीड़ काफ़ी पूछा जाता है, चीड़ भी और यूकेलिप्टस भी याद रखेंगे, ये आपका सदाबहार वन शीतोष्ण सदाबहार वन के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक आपका उष्णकटिबंधीय है, एक आपका शीतोष्ण है। ठीक है, अब शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंदर क्या होता है, तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन ही मिलते हैं। जैसे कि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये आपकी पूरी पृथ्वी है, आप ये वाला एरिया तो आपने कर लिया, ये आपका उष्णकटिबंधीय वन था। अब इससे आप इधर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन इधर ही आपको मिलेगा, उच्च अक्षांश की तरफ। इधर आपका अक्षांश ऊपर है तो उच्च अक्षांश की तरफ ये मिलता है। और यहाँ पे उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, तो बिल्कुल ये भी झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से हैं, बांज, एस, बीच। ठीक है, और जानवर की बात करें तो हिरन, लोमड़ी और भेड़िए यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। और फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको भी आप नोट करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है सब कुछ आपको नोट करना है, और यहाँ पे एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनती है, आप खुद भी जानते होंगे, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपको पता होगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है, इसको देख लेते हैं। तो जो महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। ठीक है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, क्योंकि यहाँ का एरिया ही आपका यहाँ पे पाया जाता है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आपको ज़रूर नोट करना है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, इसको भी याद कर नोट कर लेंगे कि भूमध्य सागरीय वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और इनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। आगे देखते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन प्रदेशों में यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है उसकी बात की जा रही है कि इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं दोनों ही होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के जितने भी सिट्रस एसिड वाले जितने भी फल होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम मिलता है। अब हम पढ़ते हैं शंकुधारी, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप नोट करेंगे। सबसे पहले इसका अक्षांश याद रखिए। तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 15 डिग्री से 70 डिग्री के आसपास ये भव्य शंकुधारी वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसे टैगा भी कहते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि बहुत ईजी है, अभी के टाइम पे आपको पता होगा। तो टैगा वन जो है किसे कहते हैं, शंकुधारी वन को ही कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था, मतलब ऊंचाई पर देखा था हिमालय में, जब वो मनाली घूमने जा रही थी। तो
आप क्या हो रहे हैं, इससे कनेक्ट हो रहे होंगे, अभी आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने अलग कलर से यहाँ पे किया हुआ है ताकि आप इसको नोट करें, आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि एक एक लाइन जो है आपका वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और किसी को आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए मुझे हाईलाइट करना ही पड़ा। और इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा छोटा छोटा पॉइंट बना करके, ठीक है। जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं, सामान्यतः अखबारी कागज़ बनाने के काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, सब बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, शंकुधारी वन के अंतर्गत ही ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये माचिस और पैकिंग वाला ये आपको याद रखना है। चीड़, देवदार आदि वनों के मुख्य पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं और ये काफ़ी पूछा जाता है, इसको आप नोट करेंगे। और अगर हम जानवर की बात करें तो रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध या अनछुआ, ठीक है। ये भी पॉइंट यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, वन हमने कर लिया, हमने 3 प्रकार देखा था। तो 3 प्रकार वन देखा था, घास स्थल था और फिर आपका शंकुधारी था। तो यहाँ पे देखिए, घास स्थल की तरफ अगर हम बढ़ें तो वही नाम आपका आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो ये वन जो होते हैं भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंध क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली हुई है। दोनों ओर से को क्या मतलब होता है, मतलब ये अगर पृथ्वी है, ये आपका विषुववृत्त वृत्त है, तो इस तरफ दोनों साइड से जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। और ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी का एक प्रकार है, किसका, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का। तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस घास स्थल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, ऐसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अभी सारे घास स्थल देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा आपका उष्णकटिबंधीय के अंदर आता है, कौन शीतोष्ण कटिबंधीय के अंदर आता है, ये पूरा आपको दिया गया है। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया गया है। शीतोष्ण घास स्थल की तरफ बढ़ें तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उसमें आते हैं आपके जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, ठीक है। ये तीनों आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी कि इसकी जो घास होती है, शीतोष्ण घास स्थल, सामान्यतः छोटी होती है और पौष्टिक होती है। क्लियर है। अब आते हैं हम कंटीली झाड़ियों पर। कंटीली झाड़ियाँ जो है, देखिए हमने घास स्थल देख लिया, अब कंटीली झाड़ियों पे आते हैं। वन हमने देख लिया, घास स्थल भी हमने देख लिया, अब हम आते हैं कंटीली झाड़ियों पर। और शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और वह बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति में बहुत कमी है और विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित किया जाता है। यहाँ पे बच्चों के लिए ये चीज़ें दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ तो यह स्थान जो है अत्यधिक ठंडा मिलेगा आपको। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फिर, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर नोट करेंगे। तो यहाँ पे काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति के अंदर ही आ जाएगा ये काई, लाइकेन और, ठीक है, छोटी झाड़ियाँ। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश मतलब जो ठंडा वाला इलाका होता है आपका। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? सील बहुत इंपॉर्टेंट है,
वालरस है, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो घास स्थल दिए हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट जाइए। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के अंदर आता है आपका सवाना, कंपोस्ट और लानोस। पूर्वी अफ्रीका में आपका है सवाना, ब्राज़ील में है आपका कंपोस्ट और वेनेजुएला में है आपका लानोस। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के अंदर आता है पैम्पास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी, डॉन। ये सारे ही पूछे जाते हैं। अर्जेंटीना का पैम्पॉस, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, प्रेयरी काफ़ी पूछा जाता है। वेल्ड भी काफ़ी पूछा जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। मध्य एशिया में स्टेपी भी काफ़ी पूछा जाता है और ऑस्ट्रेलिया का डॉन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र भी दिखाए और उन चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए वनों को साफ कर दिया। अब सलीमा क्या करती है, सोचने लगती है कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव जो है वो कहाँ जाएंगे। तो क्या वो फिर से वैसा वन वहाँ पे बन पाएगा। अगर लोग इसी तरह पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे, ये सब कहाँ से आएंगे। तो सलीमा की जो ये चिंता है, इससे तो सभी सहमत होंगे और इस पर ही बच्चों को चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो ये पूरी जो चैप्टर है आपकी यहीं पे ख़त्म होती है और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आप ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका आंसर क्या होगा। क में देखिए लाइकन, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, किस वन में पाए जाते हैं, ये आपको नोट करना, इसको बताना है आपको, ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिलता है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और ये आपका मिलान करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 तो ज़रूर कर लिया कीजिए हर चैप्टर से, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पता चलेगा कि किस प्रकार से ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये जितना भी यहाँ पे है इसको आप मिलान करके मुझे कॉपी में एक बार नोट करके फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को समझ में आया और कितने सीरियस कैंडिडेट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा क्लास। और पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए और मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी। तो इसी नोट के साथ मैं यहीं पर क्लास को एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।